अगला जो इसका भाग है, जो कृषि जो क्षेत्र था झारखंड का भूगोल, उसका अगला प्रश्न है कि कृषि सिंगल विंडो व्यवस्था करने वाला झारखंड कितनवां राज्य है, यानी इसका स्थान क्या है। पहला फर्स्ट प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है पहला प्रथम है। तो झारखंड जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो राज्य में जो कृषि सिंगल विंडो व्यवस्था करने वाला ये पहला राज्य है। जैसा मैंने बताया कि वर्ष 2016 में ई नाम आया, अर्थात जो प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर का, तो तुरंत जो है 17 में इसके लिए काम किए गए। यहाँ जैसे मैंने बताया कृषि बाजार बोर्ड है, फिर ई मंडी है, उसके लिए प्रयास किए गए, उसके प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया और राज्य में जो है एक व्यवस्था की गई ताकि किसानों को जो है यहाँ से के प्लेटफॉर्म से जानकारी मिले, चाहे बीज से हो या मौसम से हो या यहाँ के लोन से हो जो किसान क्रेडिट से जुड़ा हुआ। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार 2021 में फरवरी के इसी महीने में, पिछले महीने में पहली बार कृषि ऋण माफ़ी भी ऑनलाइन किया गया। ये प्रश्न है, आगे हम देखेंगे इसको। तो एक प्रकार से एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ किसानों को इसकी जानकारी होती है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, ऑप्शन है प्रथम, वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टपक सिंचाई योजना किस राष्ट्र के सहयोग से की जा रही है। तो पहला चीन, दूसरा इजराइल, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका। तो ये आपको टपक सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन भी लिख सकता है, आप इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन है थोड़ा सा खतरनाक प्रतीत होता है टपक। तो आप चूँकि वो ड्रिप इरिगेशन काफ़ी चर्चा में रहता है, न्यूज़ में वो अधिकतर वो उसको बोलते हैं, उस शब्द को बोलते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है जापान, चूँकि आप देखिएगा कि झारखंड में जो सिंचाई का कवरेज है वो बहुत ही दयनीय है। जो टोटल अगर भूमि है तो मात्र उसका 11 से 12% ही क्षेत्र सिंचित है, क्योंकि राज्य में पठारी प्रदेश है और यहाँ पानी के लिए जो है समुचित व्यवस्था की कमी है, उसके रखरखाव की। और नदियाँ भी जो है वो बरसाती हैं और बहुत ज़्यादा निर्भरता आप देखिएगा कि कुआं पर है, जो अधिकतर 30% है, नलों पर है। तो ऐसे में जो टपक सिंचाई है उसकी परिभाषा अगर आप देखें तो वो एक प्रकार से पौधे के उसी भाग में ही सिंचाई की जाती है, इसके अंतर्गत पाइप के माध्यम से या किसी फव्वारे के माध्यम से, और एक लक्षित, एक टारगेटेड जो है एक प्रकार से इरिगेटेड व्यवस्था है जिसमें कि पानी की बर्बादी भी नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी तकनीक से जुड़ा हुआ है कि किस तकनीक से आप नीचे से पैनल बना के इसके लिए कार्य करें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप टीना में पानी लिए या मोटर चलाएं और पाइप से सिंचाई करना शुरू कर दिए। तो इसमें काफ़ी तकनीक होती है, ये मशीन से जुड़ा हुआ चीज़ है और इक्विपमेंट भी चाहिए इसके लिए होते हैं। तो ये जापान जो है इसके लिए आगे आया है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है कि मोमेंटम झारखंड 2017 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कुल कितने निवेश का प्रस्ताव आया है। तो पहला 100, दूसरा 50, तीसरा 5, चौथा 1। घटते क्रम में। तो इसका जो उत्तर है चौथा है 1। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है कि मोमेंटम झारखंड को आप अगर पढ़ें, अध्ययन करें तो कुल जो है वहाँ 3 लाख करोड़ का प्रस्ताव आया था। और हैरानी की बात है कि 210 टोटल MOU हुए, जिसमें कि सिर्फ मात्र कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में 1 हुए थे। अब देखिएगा कि 121 जो प्रस्ताव थे MOU के वो खनन क्षेत्र के लिए हुए थे, IT के लिए 30 हुए थे, ऊर्जा के लिए 9 हुए थे। तो आप देखिए कि किस प्रकार जो कंपनियां हैं वो इस प्रकार के क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर हो या आधारभूत क्षेत्र पर खर्च करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि यहाँ लाभ नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो निवेश हैं उसको सुदृढ़ करना चाहिए। सरकार को इसके लिए आगे रणनीति बनानी चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि खनन क्षेत्र के लिए ही, प्राथमिक में ही खनन क्षेत्र आता है, लेकिन 121 उसके लिए MOU आया, मात्र कृषि के लिए एक आया। तो इसका जो है विभाजन बहुत समान तरीके से होना चाहिए। और अगर आप आज भी देखें तो राज्य की जो औद्योगिक नीति है वो
अभी जो वर्तमान 2016 की स्टार्टअप निवेश संवर्धन से जुड़ी है, चाहे उससे पहले 2012 की हो या उससे पहले 2001 की हो, तो वहाँ जो कृषि के लिए अप्रोच जो होना चाहिए सरकार को, या कृषि के लिए जो तत्परता है, वो थोड़ी कम दिखती है। तो वहाँ ऐसा कोई दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है कि बहुत ही पैशन के तरीके से आप कृषि को, पशुपालन को राज्य में आप ले रहे हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है, ये झारखंड को पंजाब से भी ऊपर ले जा सकता है, गोवा से भी ऊपर ले जा सकता है। यहाँ जो पर कैपिटा इनकम की जो अभी दयनीय स्थिति है, जो 25वें नंबर पर हम हैं वर्तमान 2021 में, हम गोवा से भी ऊपर जा सकते हैं इसके लिए। लेकिन बहुत बड़ी यहाँ कमी दिखती है कि हम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उस क्षेत्र में भी हम उनको जो यहाँ की जो मेन कोर्स में हम आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वो इसे एक प्रकार से पार्ट टाइम या CSR या एक प्रकार से सामाजिक सेवा की इसको रूप में लेते हैं। तो यहाँ एक इसके लिए नीति बननी चाहिए, और इसे जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उसके लिए बाध्यकारी उनको करना चाहिए कि किसी विशेष क्षेत्र का वो गोद ले। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट या कॉरपोरेट एग्रीकल्चर से जोड़ के नहीं देखना है यहाँ, क्योंकि आप एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यहाँ कृषि क्षेत्र में आ सकता है। तो ये जो हमें दयनीय स्थिति दिखती है, ये चौथा जो इसका ऑप्शन है एक, वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कुल GDP का कितना प्रतिशत कृषि से आता है? तो पहला 5%, दूसरा 10%, तीसरा 15% और चौथा 20%। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा जो है वो 10% है। तो 10% जो भाग है इसका GDP का हमारा, यानी कृषि से, वो आता है। और इसके लिए जैसा कि हमने अभी तुरंत बात की कि इसका योगदान जो है काफ़ी अच्छा है GDP में, लेकिन इसको अगर और बढ़ाया जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि इससे यह बात नहीं आएगी सामने कि जो कृषि जो हमारा क्षेत्र है वर्तमान में, तो उसके अंतर्गत ऐसा नहीं कि तृतीय क्षेत्र ह्रास हो जाए। चूँकि वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का जो है वो योगदान काफ़ी अच्छा है, वो 60% से अधिक है। फिर द्वितीयक में अगर आप आइए तो वो 25 से 29% है। ये तो मैंने कृषि क्षेत्र की बात बताई। अगर पूरे प्राथमिक को भी ले तो उसका स्थिति बहुत अधिक नहीं है। अगर उसमें खनन को हम अगर हटा दें वहाँ से, तो स्थिति ठीक नहीं रह जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि खनन पर अधिक ध्यान रहता है, क्योंकि उसमें अर्निंग बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार जो झारखंड में इसका हिस्सा है वो बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में हमने, चूँकि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग नीति 2015 में हमने लाई, अभी वर्तमान में हमने 2021 में जो कोल्ड चेन पर बात की है, हम आगे इसको पसंद के रूप में लाएंगे। फिर मेगा फूड पार्क है हमारा गेतुलसुद रांची में, वहाँ हमने जो है इसके लिए काफ़ी काम किए हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है 10% तो सही है। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति में के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो पहला लदांग, दूसरा दीपर, तीसरा वेला, चौथा जारे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दीपर, वो सही है। क्योंकि इस प्रकार के जो जनजातीय विशेषता से जुड़े हुए, जो कृषि की विशेषता से जुड़े हुए प्रश्न है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसको मैंने यहीं पर ले आया है। और ये जो झूम कृषि है, ये पूरे सिर्फ राज्य का ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसको आपको आप देख पाएंगे कि जो अस्थायी कृषि का जो स्वरूप होता है कि आरंभ में जो जंगल जला के उसे वहाँ एसमॉन्ट खड़ा करके उसके बाद उस भूमि को उपजाऊ करके वहाँ कृषि योग्य बनाया जाता था। तो ये सिर्फ गोंड जनजाति में नहीं, आखिर काफ़ी सारे जनजातियों में ये प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन गोंड जनजाति में बहुत अधिक है। आप देखिएगा कि पूरे भारत में अगर लिया जाए तो जनसंख्या में सबसे अधिक भील हैं, फिर गोंड है, तब थर्ड में संथाल है। झारखंड में है तो सबसे अधिक वो संथाल हैं। तो जब वन कानून आए 1970 के दशक में, 80 के दशक में काफ़ी सशक्त हुए, तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा। तो जनजातियाँ इसके लिए रुक गई, वो
स्थायी कृषि के रूप में आने लगी। और इतिहास में भी अगर आप देखिएगा कि जो सभ्यता होती थी वो गमनशील होती थी, वो अस्थायी होती थी। वो एक स्थान पर खेती करके फिर आगे क्षेत्र में बढ़ती थी और जंगल को काट के फिर कृषि योग्य भूमि बनाती थी। क्योंकि उस समय जंगल बहुत अधिक थे, अभी तो जंगल का नामो निशान ही नहीं है। अगर वर्तमान में आप सोचिए कि प्रैक्टिस अभी भी जीवित रहें तो पूरे जंगल का सफाया हो जाएगा। यहाँ तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको एक घास भी ना मिले। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार के पॉकेट्स को थोड़ा आप ध्यान रखिए। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये पॉकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दी पर सही है। अगला प्रश्न है कि बारी भूमि किस जनजाति के कृषि योग्य भूमि को कहते हैं। तो बारी भूमि जो है वो किस जनजाति में कृषि योग्य भूमि को कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला है बिझिया, दूसरा किसान, तीसरा गोंड और चौथा हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिझिया, क्योंकि बिझिया एक जनजाति है झारखंड में जो एक प्रकार से घुमंतू जनजाति की श्रेणी में ये भी आता है और ये खुद को राजपूत से जोड़ते हैं। तो इनका संबंध यूपी बिहार से शुरू से रहा और इनमें इस प्रकार से सदान संस्कृति बहुत अधिक दिखती है। तो इनमें जो है वो बारी भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। ये आपको अनोखी बात मिलेगी इस जनजाति में। एक इसी प्रकार बिझिया से अलग बिरजिया है जो कि आदिम है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम जनसंख्या में बिरजिया पाई जाती है, उसके बाद सबर है। तो ये जो बारी भूमि का संबंध है पहला ऑप्शन है जो बिझिया से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस ऐतिहासिक दल का संबंध कृषक नीतियों से प्रत्यक्ष रहा। तो पहला झारखंड पार्टी, दूसरा आजसू, तीसरा जेपीपी और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ प्रश्न के मूल भावना को समझें। अगर आप भारत पे देखें तो किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 जो स्वामी सजानंद की, उस प्रकार के अप्रोच में आप जाएं तो वो विशेषकर वो कृषि सुधार से आपको मिलेंगे। तो ऐसा दल हमें शुरू में दिखा नहीं कोई कि वो कृषक सुधारों को लेकर चले या कृषक नीतियों के लेकर चले, कृषकों को लेकर चले, उनकी मूल भावना में वो हो। लेकिन यहाँ झारखंड में इस प्रकार की पार्टी थी, इस ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैं अभी चर्चा करूँगा कि किसान सभा जो 1930 में बनी थी, जिसके जो संस्थापक थे वो पॉल दयाल और ठेबले उरांव थे। तो आपको ये पूछा भी हुआ है सनातन किसान सभा के बारे में, जेपीएससी में प्रश्न मुझे लगता है वो 5th जेपीएससी में आया भी था कि ये किसान सभा जो है वो कब बना था। तो ये पॉल दयाल और ठेबले उरांव ने 1930 में ये पार्टी बनाई और यहाँ के कृषक मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी थी। आप देखिएगा कि 1930 का जो दशक है वो काफ़ी प्रकार के जनजाति जो शोध यहाँ हुए। 1937 में आप देखिएगा कि संथाल इंक्वायरी कमेटी आई जिन्होंने ये डाटा दिया कि कितने भूमि जो है वो छीने गए हैं इनके, कृषक होते हुए भी इनकी स्थिति कितनी दयनीय है। जब यहाँ ठक्कर बापा आए जो महात्मा गांधी के साथ आए थे झारखंड में, तो वहाँ उन्होंने किसानों की स्थिति देखी। उनका एक दृश्य यहाँ पर उन्होंने विवरण दिया कि इतनी दयनीय स्थिति थी भुखमरी की कि बच्चों को जो है सामने माँ बाप गाड़ रहे थे अपने घर के बाहर, इतनी ज़्यादा भुखमरी थी। उनका अपना खेत होते हुए भी स्थिति दयनीय थी। अब देखिएगा कि ठक्कर बाबा की मैंने चर्चा की, तो ठक्कर बाबा जो है यहाँ के थे भी नहीं वो, तो उन्होंने फिर भी जो है वो झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। अब वो आदिवासी भी नहीं थे लेकिन इतना काम किया कि अपने पूरे जीवन को उन्होंने जो है वो आदिवासी विकास के लिए लगा दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी इस बात को, झारखंड के इस दृश्य को लिखा भी। तो ये वो दशक था जब यहाँ बहुत समस्या थी। तो ठेबले उरांव और पॉल दयाल ने इसे आधार बनाया। और देखिएगा कि 1935 में जब अधिनियम आया भारत में, भारत सरकार अधिनियम, तो 37 में चुनाव हुए। तो किसान सभा ने कैंडिडेट खड़ा किया रांची से, लेकिन वो जो कैथोलिक सभा थी किसान 1933 की, जो इग्नेस बेक वहाँ से जीते और इसके कैंडिडेट वो हार गए थे।
तो छोटा नागपुर जो कैथोलिक समाज था, सभा था, जिसे बोनीफेस लकड़ा ने बनाया था, उसके सीट से किसान सभा का संघर्ष था। लेकिन वहाँ चूँकि वो उस समय ईसाइयत का काफ़ी प्रभाव हो चुका था और इग्नेस बेग जीत गए थे। तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं है। तो इसे आप जान के रखिए कि किसान सभा जो आज भी हम देखेंगे कि इस प्रकार कोई झारखंड में किसान को लेकर जो है वो पार्टी अभी तक तो मुझे दिखती नहीं है जो वर्तमान में है कोई इस नाम से। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन में सहयोग देने के नाम पर टानाओं की कृषि योग्य भूमि अंग्रेजों ने छीन ली थी। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो विकल्प है, पहला 1857 क्रांति, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। क्योंकि आप देखिएगा कि 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो महात्मा गांधी रांची आए थे और टानाओं ने उनसे मुलाकात थी। 1914-15 में आप देखिए कि यहाँ जतरा भगत का मूवमेंट चल रहा था और टानाओं ने जो है वो आंदोलन में काफ़ी सक्रियता दिखाई। जैसे ही 1920 में आईएनसी का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया तो फिर उन्होंने वहाँ झारखंड में भी जो है इसका प्रचार प्रसार किया और वो काफ़ी संलग्न थे इसके लिए और गांधी से मिले भी थे। बाद के दिनों में देखिएगा कि उन्होंने 400 रुपया की थैली जो रुपये दान भी दिए। तो इस संबंध में जो है टानाओं की जो है कृषि योग्य ज़मीन छीन ली गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये तब फिर उजागर हुआ कि जब भारत जब आज़ाद हुआ तो आप देखिएगा कि इसके लिए मांग हुए। क्योंकि 1949 में एसपीटी एक्ट आया तो जस्ट इससे 1 साल पहले, यानी आज़ादी के 1 साल बाद और एसपीटी के 1 साल पहले 1948 में जो टाना भूमि जो बंदोबस्त कमेटी टाना भूमि अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत जो है जतरा जटानाओं की जो भूमि जब्त की गई थी उन्हें पुनः वापस की गई लीगल रूप से। सीमांकन भी उसका हुआ 1948 में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार का जब 1920 में आप एक नया टाइप का अप्रोच देखिएगा धनी सिंह खरवार के मामले में, जो कि खरवार क्षेत्र में खुद एक प्रकार से जो जनजातीय राजा था धनी सिंह खरवार, उन्होंने पलामू के किले से जंगल काट कर कपास की खेती करने का आह्वान किया था। ये भी इतिहास में काफ़ी चर्चा में है। तो इस प्रकार के जो कृषक घटनाएं हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये पॉकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, झारखंड के हर जिले में मसाला बागान खोलने का प्रस्ताव है। दूसरा, इसकी शुरुआत हजारीबाग के डेमोटाड़ से हो चुकी है। तीसरा, इसके तहत 50% सब्सिडी दी जाएगी। और चौथा, वर्तमान में 8 एकड़ भूमि पर डेमोटाड़ में कहवा भी लगाया गया है। तो इसका जो गलत है, काफ़ी इजी है, इसको अगर आप समझें पूरी बातों को, तो चौथा, क्योंकि ये हजारीबाग का डेमोटाड़ ये काफ़ी चर्चा में है, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी आया कि यहाँ क्योंकि मसाला के लिए झारखंड को उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब फसलों का विविधीकरण हुआ, बागवानी मिशन है, तो इसके लिए काफ़ी इसके प्लेटफॉर्म तैयार हुए। उसके लिए उपयुक्त भूमि भी है। जो फूल वाले मसाले पौधे हैं चूँकि वो इम्पोर्टेंट है, हजारीबाग रांची क्षेत्र में उपजाए जा सकते हैं। तो यहाँ बात आई कि जो डेमोटाड़ में वो मसाला लगाया जाए, तो कभी इन क्षेत्रों में चाय भी लगाई जाती थी। आप अगर इसके इतिहास को देखें तो ये काफ़ी चर्चा में है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में कहवा है वो गलत है, क्योंकि कहवा के लिए कभी भी यहाँ भूमि रही नहीं। और मसाला, चाय, चूँकि चाय के लिए जो है 20 से 25 डिग्री, फिर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तो इन क्षेत्रों में होती है, अम्लीय भूमि भी होनी चाहिए। अब देखिएगा कि हजारीबाग का क्षेत्र है, फिर नेतरहाट का क्षेत्र है, फिर रांची में जो वर्तमान में आप JSSC का ऑफिस देख रहे हैं नामकुम चाय बागान में, वो एक्चुअली उसका नाम चाय बागान इसलिए कि वहाँ चाय लगाई जाती थी। अब देखिए कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो उनको यहाँ के लोकल उन्होंने वस्तुओं को उपजाया ताकि वो उनकी आवश्यकता पूरी हो। जैसे वहाँ वो भवन बनाते थे, बड़े बड़े घर बनाते थे, तो बागान हुआ करते थे, बेकरी उनकी अपनी हुआ करती थी। तो इस प्रकार चाय बागान भी उन्होंने लगाया, क्योंकि चाय की डिमांड बहुत ज़्यादा थी।
आज भी आप देखें तो पूरे विश्व में चाय की डिमांड बहुत अधिक है। तो उस क्षेत्र में इसके लिए उपयुक्त जलवायु थी। बाद में जब चकबंदी 1972 के बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो है थोड़ा सा चाय कल्टीवेटर्स को दिक्कत हुई। बाद में ये क्षेत्र जो है बहुत से औद्योगिक भूमि में परिणत भी हो गए, चूँकि रियाडा आ गया था वहाँ, तो समस्या हो गई, चूँकि इसके लिए बहुत बृहद तौर पर तकनीक की जाती है और इस प्रकार के वातावरण होते हैं। बाद में आप देखिएगा कि थोड़े वातावरण में भी परिवर्तन आया, जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन आया, इसके कारण जो है इसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई। तो इस प्रकार ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो इस संदर्भ में चौथा ऑप्शन वो सही है। तो इसको आपको जानना है कि मसाला बागान जो है डेमोटाड इम्पोर्टेंट है और पूरे झारखंड में इसे करने का प्रस्ताव है, अर्थात हम यहीं से इसके पायलट प्लांट को शुरू करेंगे और उसके लिए ट्रेनिंग डेवलप करेंगे और एनजीओ को शामिल करके और इसमें सोसाइटीज़ को आगे करके हम पूरे राज्य में इसको हम लगाएंगे, क्योंकि मसाला जो है वो भी उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है और हम दूसरे राज्यों पर 100% निर्भर हैं और काफ़ी महंगा भी होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना कहाँ से शुरू हुई? पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा जामताड़ा, तीसरा सरायकेला, चौथा रांची। तो ये करंट का क्वेश्चन है, चूँकि 1 फरवरी 2021 को, जैसा मैंने पहले बताया, जामताड़ा से ये आरंभ हुआ, रामकिशन भवन से यहाँ ऑनलाइन किया गया और जामताड़ा के जो मौलेंद्र बेसरा है तो उनके माध्यम से ये यहाँ कृषि ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत हुई। अब देखिएगा कि इस बजट में, यानी 2021-22 के बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान है, फिर इसके पुराने जो 2021 में 2000 करोड़ का प्रावधान था। तो यहाँ जो सबसे अधिक कवरेज है वो किसान क्रेडिट कार्ड का है, जो 1998 में शुरू हुआ था। कुल तो 24 लाख किसान हैं, लेकिन 12 लाख कृषक जो है वो लोन के अंतर्गत आते हैं और इसमें 9 से 10 लाख कृषक जो है वो माफ़ी के हकदार भी हैं, उन्होंने आवेदन भी दिया है। तो इसके लिए यहाँ वर्तमान जो इसकी आवश्यकता है वो तो 7,000 करोड़ है, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से इसे शुरू किया गया है और झारखंड ग्रामीण बैंक इसके लिए प्रमुख नोडल है, यानी 70% जो है इसका नोडल वही है। तो और इस बजट में इसके लिए इसको लक्षित भी किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जामताड़ा है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस योजना का संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं है? पहला बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा सोना सुभरण योजना, तीसरा नीलांबर पीतांबर योजना और चौथा मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना। अब ये अगर योजनाओं की विशेषता जाने तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा ऑप्शन है सोना सुभरण योजना, क्योंकि ये 2020 की महत्वाकांक्षी योजना है जो कोरोना काल के संदर्भ में शुरू हुई, जो मुख्यमंत्री के जो यहाँ इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि जो दादी हैं, यानी जो शिबू सोरेन की माता है जो सोना मुनि, और उनके जो पिता है सोबरन माझी, उनके नाम से जो है ये शुरू की गई है। ये साड़ी एवं धोती बांटने से संबंधित है, जो बीपीएल परिवार को 10 रुपया में धोती साड़ी वर्ष में 2 बार देने का योजना है। तो इससे ये डायरेक्टली कृषि से नहीं जुड़ा है, व्यक्ति के सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और जो बिरसा हरित ग्राम योजना है ये प्रत्यक्ष तौर पर जो है खेती से जुड़ा है, क्योंकि इसमें मई 2020 में ही, यानी कोरोना के समय में ही, यानी एक रिलीफ देने की बात की गई और इसके लिए 25,000 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने की बात की गई, ताकि लोगों को गैर कृषि क्षेत्र में, यानी गैर धान, गैर मक्का गेहूँ क्षेत्र में फलदार वृक्ष से एक प्रकार से कैस्ट क्रॉप से उनको आमदनी हो, उनको जीविकोपार्जन हो, उनको फूड भी मिले। तो एक प्रकार से इसमें इसको सामाजिक वानिकी के रूप में देखा गया है और इसके लिए काफ़ी सारे नीतियाँ बनाई गई हैं, ये प्रमुख है। और नीलांबर पीतांबर योजना है, तो ये जल समृद्धि से जुड़ी हुई योजना है, जो कि सिंचाई को कवरेज को बढ़ाने के लिए योजना उसी समय, यानी एक साथ बिरसा हरित ग्राम के साथ शुरू की गई थी। इस समय पोटो खेल योजना भी शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध ही कृषि से है।
तो इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक प्रश्न से वो 4 चीज़ों को पूछ रहा है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सोना सोबरन योजना वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सब्जी, फल, फूलों के भंडारण के लिए कितने सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे? तो पहला 12, दूसरा 24, तीसरा 48, चौथा 50। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 24 वो सही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि सोलर से रिलेटेड जो कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है, इसके लिए जरेडा यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मुख्य रूप से झारखंड सरकार का 100% निकाय है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा पर कार्य करता है। तो आप देखिएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ बिजली की उपलब्धता की दिक्कत हो सकती है, या अगर बिजली है तो उचित बिजली वहाँ नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके रखरखाव के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए। अगर तूफान आएगा या कुछ ऐसी आपदा आएगी तो बिजली कट जाएंगे, तो फसल बर्बाद हो सकते हैं या उत्पाद बर्बाद हो सकते हैं। तो इसीलिए सोलर जो है वो कोल्ड स्टोरेज की बात की गई है। तो ऐसे 24 सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रस्ताव है वर्तमान में सरकार का, क्योंकि ये काफ़ी खर्चीला होता है। और अगर आप इस बजट पर अगर आपने ध्यान दिया होगा झारखंड के 2021-22 में, तो वहाँ कोल्ड चेन के बारे में बात की जा रही है। कोल्ड चेन एक ऐसा चेन है जहाँ कि हम जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई वस्तुएं हों, कृषि उत्पाद हो, उसको हम एक प्रकार से भवन में रखते हैं जहाँ वो सुरक्षित रहे, यानी वो एक चीज़ एक दिन में नष्ट नहीं हो जाए। आप उसे 4 से 5 दिन में रख सकते हैं। और जो चेन, जो कोल्ड चेन है, इसमें आप गाड़ियों में इस प्रकार के बड़े फ्रिज उपयोग कर सकते हैं, पिकअप वैन्स में कर सकते हैं। तो इसका मूवमेंट भी अच्छी तरह आसानी से हो सकता है। आप देखिएगा कि जो आप आंध्रा की मछली आप देखते हैं, जो अभी वर्तमान में तेलंगाना आंध्रा से आते हैं, तो उसमें इसी प्रकार के जो है वो कोल्ड चेन लगे होते हैं। चूँकि वो सोलर से तो नहीं चलते हैं, वो उनका संबंध तो या तो परंपरागत बर्फ़ से होता है या फिर गाड़ी के ईंधन से चलने वाले एसी से होता है। लेकिन ये जो सोलर कोल्ड स्टोरेज है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 5000 मिलियन टन कवरेज की बात की जा रही है। फिर 150 करोड़ का जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है, जैसे कि जैविक कृषि में 100 करोड़ का किया गया है। और इसका एक पहलू और भी है, क्योंकि जो 2 लाख लीटर है, इसके तहत हमने सोलर जो है गर्म कंटेनर की भी बात भी की है, ताकि हम वैसे तरल को वहाँ रखें जो उसके लिए आवश्यक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो 24 सही है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के झारखंड के में कितना कृषि बजट का आवंटन है, यानी कितना रुपया इसके लिए किया गया है? तो पहला 3480 करोड़, दूसरा 7388 करोड़, तीसरा 2973 करोड़ और चौथा 4200 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, 2973 करोड़। ये इम्पोर्टेंट फिगर है आपके लिए, यानी प्रतिशत में आप लें तो 6 से 7% होता है टोटल बजट में। ये इसके लिए खर्च की बात की गई है। जो सबसे अधिक भाग है वो ग्रामीण विकास का है, जो 7388 करोड़ दिया गया है। और अगर वर्तीय क्रम में ले तो ये इसका जो क्रम है वो 5वां इम्पोर्टेंट है, यानी 5वां कृषि क्षेत्र हो जाता है जहाँ की खर्च के मामले में जो इस पर ध्यान दिया गया है। और इसके अलावा भी आप थोड़ा सा डाटा पर ध्यान दें कि किसान जो समृद्धि योजना पर 45 करोड़ है, उसके बाद जो और भी योजनाएं हैं जैसे शहरी वानिकी के लिए 5 करोड़ है। तो आपके लिए प्रश्न का भाग हो सकते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 2973 करोड़ सही है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड बजट 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि नया कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। दूसरा, चेंबर ऑफ फार्मर्स के लिए 7 करोड़ का प्रावधान। तीसरा, राज्य में 23.66% ही नियमित राज्य में 23.66% ही नियमित श्रम बल के तहत जो है वेतन है, और यानी नियमित वेतन के क्षेत्र में श्रम बल है। और चौथा, राज्य में ग्रामीण वानिकी के लिए 5 करोड़। तो इनमें से आपको छांटना है जो कि इस प्रकार 2021-22 के बजट में जो बात नहीं थी, जो वित्त मंत्री ने नहीं कही, नहीं घोषणा की। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा है, क्योंकि राज्य में ग्रामीण वानिकी के लिए 5 करोड़ नहीं है। जैसे तुरंत मैंने बताया कि
शहरी वानिकी के लिए 5 करोड़ है कि शहर में जो खाली भूमि है वहाँ इस प्रकार से वनीकरण किए जाएंगे, इस प्रकार से यानी वानिकी की जाएगी, फूल पौधे लगाए जाएंगे सुंदरता के और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, ताकि लोग इंक्रोचमेंट भी ना करें, ये भी एक दृष्टिकोण है। तो ये सही है। और राज्य में ये बात की गई कि नया कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, ये बजट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है। फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तर्ज में चेंबर ऑफ फार्मर्स, एक नया अप्रोच यहाँ हमें दिख रहा है कि 7 करोड़ इसके लिए दिया गया है, इसको फॉर्म करने के लिए, किस प्रकार के संगठन बने जो कि राज्य सरकार को भी सुझाव दे और अपने हित में भी वो कार्य करे। जिस प्रकार चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं व्यावसायिक चीज़ के लिए, तो एक प्रकार से वो लॉबी होते हैं, सरकार पे भी दबाव बनाते हैं और सरकार के साथ सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं। फिर इसका जो है कि जो 23.66% जो श्रम बल आपको दिखेगा, जो टोटल श्रम बल है 57%, उसमें जो टोटल 23% जो श्रम बल है वो नियमित वेतन के क्षेत्र में है। ये बात भी सही है, ये बाकी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, असंगठित क्षेत्र में वो आते हैं और उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि लाह विकास योजना कब शुरू हुआ? तो पहला 2001, दूसरा 2005, तीसरा 2010, चौथा 2015। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 2005, क्योंकि जो लाह है, जो लस्सी फॉर लक्का जिसे हम कहते हैं तकनीकी शब्द में, वो बहुत ही यहाँ का प्रमुख उत्पाद है। पूरे भारत में 60% लाह जो है वो झारखंड से जाता है और इससे जुड़े प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले सिविल सर्विस में भी पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ अभी वर्तमान में 12 लाख व्यक्तियों को भी इसे जोड़ने की बात की गई। इसके होस्ट वृक्ष, क्योंकि लाह का जो है कंसेप्ट है कि वो कुसुम, पलाश, बैर, तो इस प्रकार के जो पेड़ में उसके कीट होते हैं और वहाँ इसके रस को चूस कर वो एक अपने उप उत्पाद के रूप में उसे प्रोड्यूस करते हैं कीड़े, और एक लट्ठे के समान वो राल बनता है। आप देखिएगा कि डीप कलर का होता है, मैरून कत्था कलर का, और फिर उसे खरोच कर निकाला जाता है, जमा किया जाता है, उसी को लाह कहते हैं। आप देखिएगा कि इसी कारण पूरे भारत में यानी ब्रिटिश काल में ही यानी अंग्रेजों ने इसके महत्व को समझा था और प्राकृतिक रोल एवं गोंद जो सेंटर है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, वो 1924 में जो है, अभी वर्तमान नामकुम रांची में आपको रोड के किनारे ही दिखेगा, बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, वो खुला था और इसके शोध के लिए कार्य भी किए गए। मैं यहाँ पर गया था तो इसके जो लाइब्रेरी है, यहाँ बहुत सी किताबों को मैंने पढ़ा जो ब्रिटिश पीरियड की भी थी। तो वहाँ एक बहुत उल्लेखनीय मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि वहाँ अथर्ववेद की एक बातें लिखी हुई थी। वो किताब में, उस किताब में जो है एक ब्रिटिश द्वारा ही उसकी रचना की गई थी और वहाँ महाभारत काल के जो लाछागिरी की बात की गई थी, जो कि इसी लाह के बारे में बताया गया है, और कैसे कौरवों ने जो है वो पांडवों को नष्ट करने के लिए इस प्रकार इसे बनाया था। तो इसके बारे में चर्चा की गई थी। क्योंकि देखिए आपकी जब अंग्रेज जब यहाँ आए, यूरोपीय आए हैं, तो वहाँ उन्होंने जो सांस्कृतिक जो इस प्रकार की पांडुलिपि किताबें थी उन पर बहुत रुचि दिखाई, क्योंकि उस किताबों में वहाँ उस समय इस प्रकार से जुड़े हुए उत्पाद के बारे में चर्चा की जाती थी, चाहे वो लोहा गलाना से हो, कोयला से रिलेटेड हो, और उसको अध्ययन करने के बाद वो उन चीज़ों पर, संसाधनों पर कब्जा करते थे। अब देखिए कि इतिहास से पढ़ के ही वो यहाँ इन सब चीज़ों पर जो है वो अपने को केंद्रित किए। आज देखिए कि आज भी जो भारत में इसका 60% स्थान है, यहाँ मेसो के माध्यम से आप देखिए कि रांची में, खूंटी में इसका उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, और यहाँ जो है सरकार इसके लिए कार्यक्रम भी चला रही है, इसके होस्ट वृक्ष को बढ़ा रही है, क्योंकि लाह से जो है वो चूड़ियाँ हैं, खिलौने हैं। विशेषकर आप चपड़ा सुने होंगे कि जो सागवान में या साल के अगर आपके पर फर्नीचर है तो उसके जो पॉलिश होते हैं वो चपड़ा से बहुत बेहतरीन होते हैं। तो ये लाह से ही बनता है, और लाह से आपको रेजिन भी बनता है। आईने अकबरी में भी इसकी चर्चा की गई है। तो इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1966 में अपने अंतर्गत लाया। आप खुद देखिए, अगर इतिहास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, वो खुद 1929 में बना, लेकिन
1924 में इससे पहले ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स बन चुका था। बाद में SER बना। अभी जो वर्तमान में जोहार योजना है हमारा, जो एग्रीकल्चर एलाइड जो हम उत्पाद उपजा रहे हैं उसमें इसको रखा गया है। उसके लिए काफ़ी NGO भी कार्य कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न का, और पॉकेट भी है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2005 वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, झारखंड में GDP में कृषि का 16.61% योगदान है। दूसरा, 75% झारखंड में कृषि पर निर्भरता है झारखंड की आबादी का। तीसरा, झारखंड में कृषि योग्य भूमि 26% है। और चौथा, झारखंड में 30% भाग सिंचित है। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा, क्योंकि झारखंड में 30% भाग सिंचित है नहीं। आरंभ में ही मैंने बताया कि यहाँ सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, मात्र 11% भाग सिंचित है। काफ़ी दयनीय स्थिति है। आप अगर पूरे भारत में ले तो पूरे भारत में भी यह स्थिति अच्छी नहीं है, यानी 22% भाग ही सिंचित है, क्योंकि भारत का अधिकतर भाग वो पठार, पहाड़ी या छोटे पहाड़ी से संबंधित है। और झारखंड में जो GDP में कृषि का योगदान 16% है, उसकी तुलना में अगर भारत में आप देखें तो भारत में जो कृषि का योगदान है वो 17% है। और झारखंड में 75% जो आबादी वो कृषि पर निर्भर है। उसी तरह भारत में भी 62% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है मूल रूप से। इस प्रकार जो है इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान इनमें से गलत है। पहला, चावल, इसका मिलान है 37 लाख टन। दूसरा, गेहूं, जिसका मिलान है 11 लाख टन। तीसरा, मक्का, जिसका मिलान है 5.7 लाख टन। और चौथा, कुल खाद्यान्न, जिसका मिलान है 53 लाख टन। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा, गेहूं, जिसका मिलान है 11 लाख टन, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया इस बात को कि झारखंड की जो मुख्य द्वितीय फसल है वो गेहूं नहीं है, मक्का है। तो टोटल जो खाद्यान्न है झारखंड का वो 53 लाख टन है। उसमें 37 लाख टन जो है, नहीं, आप देखिए कि 60 से 70% जो है ये भाग चावल का है, धान का है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, सरायकेला लीड करते हैं। दूसरा कि जो मक्का है वो 5.7 लाख टन है, उसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पलामू, देवघर इसके लिए काफ़ी अग्रणी है। ये दूसरी मुख्य फसल है राज्य की। और तीसरा में आता है वो ज्वार है और गेहूं है चौथा। तो गेहूं का जो स्थान है वो 4 लाख टन का है, यानी 4 लाख टन इसका उत्पादन होता है। आप अगर भारत की तुलना करें झारखंड से तो पूरे भारत में करीब 290 लाख टन जो है वो आप देखिए कि टोटल खाद्यान्न का उत्पादन है, जैसा कि झारखंड में 53 लाख टन है। उसी प्रकार चावल का पूरे भारत में 119 लाख टन है, जैसे झारखंड में 37 लाख टन है। पूरे भारत में गेहूं का 107 लाख टन है, जबकि झारखंड में 11 लाख टन है। और अगर दाल की स्थिति को हम लें तो दलहन जो है वो झारखंड में 7 लाख टन है, वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके अंतर्गत जो जितने भी दलहन आइटम है उसको लिया गया है। अगर फल को लें तो झारखंड में 10 लाख टन है वर्तमान उत्पादन। सब्जी को लें तो 34 लाख टन है। मछली को लें तो 1.45 लाख टन है। फिर दूध को लें तो 20 लाख टन है। शहद को लें, जो कि एक एग्जाम में पूछा गया है, तो 1.26 लाख टन है। तो इस प्रकार के डाटा चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कंपटीशन में, तो इसे भारत के तुलनात्मक तौर पर भी इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और बहुत बार तो दूसरे राज्य के कार्यक्रमों को भी जो है प्रश्न आते हैं, तो उसको भी हमें देखना है। जो महत्वाकांक्षी कृषि की योजनाएं हैं या उत्पादन है उसकी तुलना में भी प्रश्न आ सकते हैं।